हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने पेपर 2 की दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ। इसकी एक वीडियो मैंने पहले डाली थी जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आज उसी के आगे के टॉपिक्स को मैं कंटिन्यू करूँगी। पहले मैं रिवाइज़ करा देती हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था। उस वीडियो में हमने पढ़ा था डिमांड, क्वान्टिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर प्राइजेस बढ़ती हैं तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है। प्राइजेस अगर बढ़ती हैं, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है। और इसी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जो हमारी ये जो रिलेशनशिप होती है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का कम होना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस तरह से नेगेटिव होता है। तो आज हम उन रीजंस को पढ़ने वाले हैं। 5 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इससे आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक विच ऑफ दीज इज़ द रीज़न फॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। उसमें आपको इनमें से कोई भी एक या दो ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको इन्हें टिक करना होगा। उसके अलावा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। उसमें 3 रीजंस तो इसमें से होंगे, एक रीज़न वो कुछ और डाल देंगे। तो आपको पता होने चाहिए कि 5 रीजंस कौन कौन से हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रीज़न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, मार्जिनल मीन्स एक एक एक्स्ट्रा। जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कम होता जाता है। इसको अभी मैं आपको डिटेल में रीड कराऊंगी। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ गॉसन्स फर्स्ट लॉ। गॉसन एक इकोनॉमिस्ट था, उसने 2 लॉ दी थी। फर्स्ट लॉ होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लॉ। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच इज़ गॉसन्स फर्स्ट लॉ, उसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हों। तो यू शुड नो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ही गॉसन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें अंदर क्या है। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट फॉल्स। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं किसी भी कमोडिटी की, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो संतुष्टि होती है, वो एक हर एडिशनल यूनिट के साथ कम होती जाती है, डिक्लाइन करती जाती है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत प्यास लग रही है तो हमने 1 गिलास पानी पिया, हमें अच्छा लगेगा। दूसरी क्लास पे हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, वी विल फील मोर सेटिस्फाइड। तीसरी क्लास पे वी विल रीच द मैक्सिमम। चौथी क्लास पे हमें नहीं पिया जाएगा, बट ठीक है, अगर हम गलती से पीते भी हैं तो 5वीं क्लास पे जाके हम उल्टी कर देंगे। तो ऐसा पहले हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, फिर वो घटने लगता है। जैसे जैसे हम ज़्यादा हीट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नीचे हो जाता है, इवन नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव में जाने लगते हैं, जब हमारा सेटिस्फेक्शन घटने लगता है, तो हम कंजम्पशन को रोक देते हैं। बट द प्रोड्यूसर, द सेलर वॉन्ट्स कि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदते रहें। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्राइस को कम कर देते हैं, दे रिड्यूस देयर प्राइजेस। तो जब प्राइजेस कम होती है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को अपने आप वापस खरीदने लग जाता है, बिकॉज ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर हमें कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है तो हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं। जो चीज़ हमें पहले 15 रुपये की मिलती थी, अब अगर वो 10 रुपये की मिलेगी तो हम खरीदेंगे। हमें नहीं भी उस वक्त उसकी ज़रूरत होगी तो भी हम ऐसा होंगे कि चलो खरीद के रख लेते हैं, बाद में तो काम आएगी, सस्ती मिल रही है क्या जाना है ना। तो दिस इज़ द नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर कोई भी चीज़ हमें सस्ती मिलती है तो हम उसे खरीदते हैं, विच इज़ अगेन द लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस रिड्यूसेस, the demand rises. Okay, hence at a given price the consumers stop consuming the commodity after a certain point. जब उनका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है तो जो कंज्यूमर होता है वो अपना कंजम्पशन रोक देता है, दे स्टॉप द कंजम्पशन। ठीक है, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स अगेन द प्रोड्यूसर्स हैव टू रिड्यूस द प्राइजेस। जब प्रोड्यूसर जो होगा वो अपनी प्राइजेस रिड्यूस करेगा तो जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वापस से कंज्यूम करना शुरू कर देगा। ओके, द सेकेंड रीज़न इज़ न्यू कंज्यूमर्स। जब प्राइजेस कम होती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस चीज़ को, वो अब अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो उसे खरीदेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में एप्पल का एग्जांपल दिया था, एप्पल 60 रुपीज़ पर केजी थे और फिर उनकी प्राइस, पहले एप्पल 70 रुपीज़ पर केजी थे, फिर उनकी प्राइजेस कम हो गई, वो 60 रुपीज़ पर केजी हो गए। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो शायद 70 रुपीज़ पे ना खरीदें, पर वो 60 रुपीज़ पे ख़रीद लेंगे। तो हमारी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, बिकॉज अब हमारे नए कस्टमर्स हो गए, नए कंज्यूमर्स हो जाएंगे जो मार्केट में एंटर करेंगे। तो उस वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे प्राइजेस कम होंगी डिमांड बढ़ेंगी, लीडिंग टू द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके,
द नेक्स्ट रीज़न इज इनकम इफेक्ट. इनकम बीइंग कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया है. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, द रियल इनकम दैट इज़ द परचेजिंग पावर इंक्रीजेस. परचेजिंग पावर या फिर रियल इनकम क्या होती है? हमारी खरीदने की क्षमता, एक ग्राहक की खरीदने की क्षमता कि वो कितना क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का खरीद सकता है. ओके, इट इज़ नॉट द एक्चुअल इनकम. एक्चुअल इनकम शायद 10,000 है, पर वो उसमें से, जैसे अगर वो 10 रुपये की चीज़ खरीद रहा है तो वो उसके 1000 यूनिट्स खरीद सकता है. अगर वो 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा है तो वो उसके 100 यूनिट्स खरीद सकता है. दैट इज़ द परचेजिंग पावर कि वो कितनी यूनिट्स खरीद सकता है. नाउ द कंज्यूमर कैन कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. मोर यूनिट्स कैसे कंज्यूम कर सकता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इनकम है 10,000. ओके, इनकम में कोई चेंज नहीं आया है. पहले कोई प्रोडक्ट था वो 500 रुपये का मिलता था, तो उस वक्त वो जितनी कमोडिटी खरीद पाता था वो थी 20 यूनिट्स. कैसे? 10,000 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारा आ गया 20 यूनिट्स. पहले वो 20 यूनिट खरीद पाता था उस कमोडिटी की, ठीक है. पर अब जो है हमारी प्राइजेस घट के 250 पर यूनिट हो गई, तो अब उसको वो चीज़ सस्ती मिल रही है, आधे दाम में मिल रही है, तो उसके पास अब पैसे बचेंगे खरीदने के लिए उस यूनिट को. और मतलब अगर वो पहले 20 यूनिट खरीद पाता था, अब भी अगर वो 20 यूनिट खरीदे नई रेट के हिसाब से, तो उसके 5,000 रुपये ही खर्च होंगे, उसके पास अब भी 5,000 रुपये बच जाएंगे. दैट इज़ द इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर. उसकी परचेजिंग पावर कितने से इंक्रीज हो गई? 5,000 से, ठीक है. तो अब नई प्राइजेस पे वो ज़्यादा कमोडिटी खरीद पा रहा है, अब वो 40 यूनिट खरीद पाएगा क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो कम हो गई. इसे बोला जाता है इनकम इफेक्ट. दैट इज़ विद द डिक्रीज इन प्राइजेस द डिमांड राइजेस बिकॉज इनकम कांस्टेंट है. इससे क्या होगा कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल यूजेस ऑफ द कमोडिटी. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं. जैसे दूध, सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा इजीली समझने वाला एग्जांपल है मिल्क, ठीक है. दूध से दही भी बनता है, दूध एज इट इज़ डायरेक्टली भी यूज़ होता है, पनीर भी बनता है, छाछ भी बनती है, मैनी अदर प्रोडक्ट्स. तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. और ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम बहुत सारे यूजेस में यूज़ कर सकते हैं, विच हैव मल्टीपल यूजेस, उन्हें कहा जाता है कंपोजिट डिमांड. ये टर्म ध्यान रखना, एमसीक्यूज में बाय चांस आ सकती है, और नहीं तो आपको क्वेश्चन में कंपोजिट डिमांड करके दिया जा सकता है टू कंफ्यूज, ठीक है. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं उन प्रोडक्ट्स की डिमांड को कंपोजिट डिमांड कहा जाता है. ओके. अब ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है, अगर वो चीज़ महंगी होगी तो हम उसका डिमांड जो है वो कम कर देंगे टू द बेसिक नेसेसिटी. जैसे अगर दूध महंगा हो जाएगा तो हम उसे सिर्फ दूध और दही तक रखेंगे, हम फिर उससे पनीर नहीं बनाएंगे, छेना नहीं बनाएंगे, और जो उसके एक्स्ट्रा यूजेस हैं मिठाई बनाने में वो सब हम कम कर देंगे. पर अगर दूध सस्ता होगा तो हम अपनी जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे, हम उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करेंगे अपने घर में, बिकॉज उसके बहुत सारे यूजेस अवेलेबल हैं डिफरेंटली, ठीक है. तो जब भी किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं तो अगर उसकी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम उसकी डिमांड को कम करके अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है वहाँ पे ले आते हैं. इस वजह से भी जो हमारा डिमांड का होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है. द नेक्स्ट वन इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है और आगे आपको बहुत जगह काम आएगा कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता क्या है. डिटेल में हम फर्दर पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ. सब्सटीट्यूट गुड्स प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए हम उन्हें एक की जगह यूज़ कर सकते हैं. लाइक वी कैन यूज़ वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर, hence can be used in place of one another. सब्सटीट्यूट गुड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए हम उन्हें एक गुड की जगह दूसरे गुड को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफ़ी, बहुत लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उन्हें चाहे चाय पिला दो चाहे कॉफ़ी, दे आर इनडिफरेंट. तो अगर चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं है तो चाय पी लेंगे, ऐसा केस होता है. तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, बट अगर कॉफ़ी की प्राइसेस कम हो रही हैं तो जो लोग हैं वो कॉफ़ी को ज़्यादा खरीदेंगे, है ना. जब कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ी तो जो कॉफ़ी की डिमांड तो कम हो जाएगी.
बट इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो अब चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमारा जो पैरेलल इफ़ेक्ट आया वो ये हुआ कि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने से हमारी टी की डिमांड, कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ने से हमारी टी की डिमांड बढ़ गई। और कॉफ़ी, और अगर उल्टा होता, टी की प्राइजेस बढ़ती तो हमारी जो कॉफ़ी की डिमांड है वो बढ़ जाती। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स ये बोलते हैं कि अगर एक की प्राइजेस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। इवेंचुअली उसके खुद के प्रोडक्ट पे तो यही डिफरेंस आ रहा है कि उसकी खुद की जब प्राइजेस बढ़ेंगी तो उसकी डिमांड कम होगी। अगेन इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड, और इसलिए हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है। ओके, ये 5 रीजंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और ये 5 रीजंस बेसिक है आगे जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका, इसलिए ये 5 टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। स्पेशली द फर्स्ट वन, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे यूज़ होगा। उसके अलावा हमारा इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट से भी क्वेश्चंस बनेंगे, या आगे आप काफ़ी जगह यूज़ होगा ग्राफ्स वगैरह में भी। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। अब इसे पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए, अपने फीडबैक दीजिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।